यस, तो हम लोग इंड एस 33 कर लिए थे। इंड एस 16 और करना है। और इंड एस 1 इसमें तो जस्ट फॉर्मेट दिया गया कि फिनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाओगे, उसमें थ्योरी आएगा। तो हम लोग आज कर लेते चैप्टर इंड एस 16। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई। इंड एस 16 इस पे सीखना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या होता है पीपीई? फर्स्ट वन इज डेफिनेशन ऑफ पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इसका डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन क्या हो रहा है? टेंजेबल नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट मतलब एसेट्स क्या होता है? लॉन्ग टर्म। तो टेंजेबल होना चाहिए। और नॉन करंट एसेट्स इसको होल्ड करते हैं बिजनेस फॉर यूज मोर देन 12 मंथ्स। इसको यूज करने के लिए, बेचने के लिए नहीं। फॉर यूज, यूज मोर देन 12 मंथ्स। इसको यूज करेंगे, कंटिन्यूअस यूज होते रहेगा ईयर आफ्टर ईयर, ठीक है, लॉन्ग पीरियड के लिए। दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इसमें कुछ एसेट्स इस तरह है लेकिन वो कवर नहीं करेगा इंड एस 16। द फॉलोइंग एसेट्स नॉट कवर्ड अंडर इंड एस 16। द फॉलोइंग आर नॉट कवर्ड एज पर इंड एस 16। 1, फर्स्ट क्या नहीं कवर होगा? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, एक बिल्डिंग बना रहे हैं, एक रोड बना रहे हैं, ठीक है। ये बिल्डिंग रोड तो बहुत दिन लगता है, लॉन्ग टर्म ही तो है ना। लेकिन एक इसके लिए सेपरेट स्टैंडर्ड है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का सेपरेट स्टैंडर्ड है, इसीलिए इसमें नहीं आएगा। तो इंडेक्स 16 में कवर नहीं करेगा। क्या क्या कवर नहीं होगा? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लिखो। सेकंड बी, बायोलॉजिकल एसेट्स। सेकंड वन इज बायोलॉजिकल एसेट्स एक्सेप्ट bearing plant। बायोलॉजिकल एसेट्स एक्सेप्ट bearing plants। बोलो क्या प्रॉब्लम है? बोलो कौन सा लाइन में प्रॉब्लम हो रहा है?
फर्स्ट पीपीई शॉर्ट में लिखे थे, डेफिनेशन था टेंजेबल नॉन करंट एसेट्स हेल्ड बाय बिजनेस फॉर यूज मोर देन 12 मंथ्स, ठीक है, फॉर यूज मोर देन 12 मंथ्स। सेकंड, क्या क्या एसेट्स इसमें कवर नहीं किया जाएगा? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, एक बिल्डिंग बना रहा है, एक रोड बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, ये सब तो टेंजेबल ही है और लॉन्ग पीरियड का ही होता है, लेकिन इसके लिए अलग स्टैंडर्ड होता है, कॉन्ट्रैक्ट का स्टैंडर्ड सेपरेट है, इसलिए वो इसमें कवर नहीं किया जाएगा। सेकंड, बायोलॉजिकल एसेट्स, बायोलॉजिकल एसेट्स में दो तरह का होता है, बायोलॉजिकल एसेट्स में दो तरह का होता है, एक तो एनिमल्स, एनिमल्स, दूसरा होता है प्लांट्स। प्लांट्स मतलब प्लांट में सुनो नहीं, प्लांट्स मतलब पेड़ एक्सेट्रा, ठीक है ना। जैसे आपका मैंगो पेड़, आम का बागान है, मैंगोज आपको क्या, मैंगोज आप बिजनेस करते हो, आम का बागान है, तो आम जो गाछ है मतलब पेड़, वो आपके लिए एसेट्स है या नहीं? हर साल मैंगोज होता है ना। इस तरह जितना भी खेती का होता है वो प्लांट्स होता है, वो प्लांट्स में से वो सब बायोलॉजिकल एसेट्स होते हैं, उसको एक्सक्लूड करेंगे, लेकिन इसमें से कुछ इंक्लूड करेंगे, इसमें इंक्लूड करेंगे बियरिंग प्लांट्स। अगर बियरिंग प्लांट्स है वो माना जाएगा पीपी, लेकिन बियरिंग प्लांट्स नहीं है तो पीपी नहीं बना जाएगा। तो बायोलॉजिकल एसेट्स जितना है वो भी इसमें कवर नहीं करेगा, लेकिन बायोलॉजिकल एसेट्स में एक चीज कवर होता है, दैट इज बियरिंग प्लांट्स। होता क्या बियरिंग प्लांट्स? अगर कोई भी पेड़ हमको बार बार फसल मतलब ये फ्रूट्स देता है या जो भी प्रोडक्शन देता है, उसको बोलते बियरिंग। अगर ऐसा नहीं है तो नॉन बियरिंग। तो बोलो, अगर पेड़ एक बार मैंगो का ट्रीज लगाए, इसके बाद हर साल आपको मैंगोज देगा ना, तो आपका बियरिंग प्लांट्स हो गया। तो बियरिंग प्लांट्स तो वो भी पीपी में आएगा, बियरिंग प्लांट्स तो भी है, पीपी में आएगा। अगेन, हम लोग मान लो गेहूं ये कर रहे हैं, क्या एक बार गेहूं का ये लगा देते और उसी में बार बार गेहूं होता है? एक बार में एक ही बार होगा, तो बियरिंग नहीं है ना। तो कोई अगर प्लांट जिसमें बार बार हमको प्रोडक्शन देता है, उसको क्या बोलोगे? बियरिंग प्लांट्स। वो भी मेरा पीपी में आ जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो पीपी में नहीं आएगा। तो मतलब टी टी बूस होता है ना, टी चाय का जो पेड़ है, उसमें बार बार तो टी ये करते, चाहे पत्ता चाहिए ना, सब में फ्रूट्स होगा ऐसा बात नहीं, कहीं पे पत्ता है कहीं पे ब्रांच है, वो सब काम में आता है। तो टी ये भी आपका बियरिंग प्लांट्स है, बार बार ये होता है ना, तो ये भी पीपी में आ जाएगा। इवन एप्पल ट्रीज एक्सेट्रा, जिनका एप्पल गार्डन है ना, तो उसमें जितना भी एप्पल ट्रीज है वो सारा ट्रीज भी इसमें आ जाएगा, बियरिंग प्लांट्स। और बियरिंग प्लांट्स है वो भी आपका पीपी का पार्ट। ओके, नाउ लीज एसेट्स, एक और है लीज एसेट्स। अगर कुछ एसेट्स लीज पे लिए, अगर कुछ एसेट्स लीज पे लिए, 10 साल 20 साल के लिए लीज पे लिए, ठीक है, तो वो भी इसमें नहीं आएगा, क्योंकि लीज के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड है, तो सब सेपरेट स्टैंडर्ड। तो ये तीन एसेट्स इसमें कवर नहीं होगा। ओके, अब पॉइंट पे आते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉइंट नंबर 3, इनिशियल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, मतलब इनिशियल कॉस्ट ऑफ पीपीई, इसको बोलते हैं कैपिटल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट ऑफ पीपीई या कैपिटल कॉस्ट, ये जो एसेट्स है इसका इनिशियल कॉस्ट क्या होगा? लंबा एक टेबल बनेगा और क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि बताओ इनिशियल कॉस्ट क्या होगा। इनिशियल कॉस्ट ऑफ पीपीई, इनवॉइस प्राइस ऑफ एसेट्स
लिखो इनवॉइस प्राइस ऑफ एसेट्स। इनवॉइस प्राइस से एक लेस करोगे, ट्रेड डिस्काउंट। इनवॉइस प्राइस से अब लेस करोगे, क्या लेस करोगे? ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दो। नेट प्राइस, इनवॉइस प्राइस ट्रेड डिस्काउंट लेस करोगे, क्या आएगा? नेट प्राइस। अगेन ऐड करोगे इनवॉइस प्राइस ऑफ एसेट्स, जो एसेट्स बाय किए उसका इनवॉइस प्राइस क्या था, और ट्रेड डिस्काउंट मिला तो लेस कर देना। ऐड करोगे जीएसटी, क्या ऐड करना होगा? जीएसटी। कोई भी सामान खरीदते जीएसटी पे करना होता है ना, तो जीएसटी। लेकिन परचेज में जो जीएसटी पे करते हैं उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। लेकिन इन आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा तभी मेरा एक्सपेंसेस नहीं है। अगर आईटीसी अवेलेबल है तो फिर ऐड नहीं करोगे। इफ आईटीसी नॉट अवेलेबल तो इस केस में मेरा कॉस्ट हो जाएगा। तो क्या करोगे? जीएसटी। इफ आईटीसी इज नॉट अवेलेबल, अगर आईटीसी आपको दिया जा रहा है तो फिर नहीं देखना। लेकिन आईटीसी अवेलेबल नहीं है तभी ऐड करोगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है आपको तो फिर इसको ऐड नहीं करोगे, और इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिला तो ऐड कर लोगे। ऐड। अगेन और क्या ऐड करोगे? फ्रेट एंड ट्रांजिट इंश्योरेंस। फ्रेट एंड ट्रांजिट इंश्योरेंस मतलब क्या? अगर कुछ मशीन खरीदे, इसको अपना अपना प्लेस में लेके आएंगे, गैरेज पेट लगेगा ना, और रास्ता के लिए इंश्योरेंस पे करे तो इंश्योरेंस भी आएगा। तो फ्रेट एंड ट्रांजिट इंश्योरेंस ऐड। लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस, फिर ऐड करेंगे लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस। तो क्या किए? इनवॉइस प्राइस था, ट्रेड डिस्काउंट उसके नेट प्राइस, फिर जीएसटी ऐड किए। अगर आईटी से नहीं मिला तो फ्रेट और इंश्योरेंस है वो भी ऐड कर लेंगे। फिर ऐड क्या करेंगे? तो अनलोड किए ना, जहां से लेकर उधर लोडिंग किए, यहाँ अनलोडिंग किए। ऐड पैकिंग, स्पेयर पार्ट्स अलग अलग करके लेके आते, उसको पैकिंग करके लेके आते। तो अगर कुछ लग रहा है तो वो भी ऐड करोगे। ऐड करोगे पैकिंग चार्जेस। अब ये सब ऐड किए तो आ गया मेरा गोडाउन में, मेरा ऑफिस में आ गया ना। ऑफिस में आ गया तो अब क्या खर्चा लगेगा? अब क्या खर्चा लग सकता है? ये एसेट्स रिलेटेड। वो एसेट्स को कहीं ना कहीं पे इंस्टॉल करेंगे, मशीन तो प्लांट है, इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने का भी खर्चा लगेगा। लेकिन इंस्टॉल करने से पहले वो जगह प्रिपरेशन को किया जाता है, उसको मतलब साइट प्रिपरेशन। क्या हो रहा है आपका? साइट प्रिपरेशन एक्सपेंसेस ऐड करोगे। साइट प्रिपरेशन, साइट प्रिपरेशन एक्सपेंसेस। साइट को प्रिपरेशन करने में जितना भी खर्चा लग रहा है वो हम लोग ऐड करेंगे। अगेन कंटिन्यू, बहुत सारे और ऐड करना है। साइट प्रिपरेशन किए, जब साइट प्रिपेयर हो गया इसके बाद फिर इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे, फिर ऐड करेंगे इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, इस एसेट्स को इंस्टॉल किए, इंस्टॉलेशन में जितना खर्चा लग रहा है वो सब ऐड करेंगे।
इंस्टॉलेशन में क्या क्या खर्चा लगता है एक बार लिख लो। मटेरियल्स प्लस लेबर प्लस ओवरहेड। ये सारा इंस्टॉल करने के लिए कुछ मटेरियल्स लगेगा, कुछ लेबर, लोगों ने काम कर रहे हैं लेबर चार्जेस लगेगा, और ओवरहेड एक्सपेंसेस कुछ। ठीक है, इंस्टॉल कर लिए तो क्या अब रेडी हो गया ना? इंस्टॉल कर लिए तो रेडी हो गया? नहीं, इसके बाद और क्या ऐड हो सकता है? इंस्टॉलेशन के बाद और क्या ऐड कर सकते हैं? रिकंडीशन एक्सपेंसेस फॉर सेकेंड हैंड प्लांट या एसेट्स। अगर मैंने पुराना प्लांट खरीदे, किसी से कम दाम में मिल गया, तो उसको रिकंडीशन करेंगे, है ना? एक्सपेंसेस ऐड करोगे। कौन सा एक्सपेंसेस ऐड करोगे? रिकंडीशन। इसको रिपेयर भी बोल सकते हो, लेकिन नॉर्मल रिपेयर नहीं है। पुराना प्लांट खरीदे, पुराना एक मशीन खरीद लिए, मतलब प्रिंटिंग मशीन। हम प्रिंटिंग मशीन, प्रिंटिंग का काम करते, मेरा मशीन खराब हो गया, एक नई मशीन खरीदना चाहते। न्यू मशीन देखे बहुत ज्यादा कॉस्टली है। मार्केट में पता चला एक जगह है जो न्यू मशीन ब्रांड है, वही ब्रांड है लेकिन पुराना है, उनका हो गया, वो बेचना चाहते, तो उनसे खरीद लिए, कम दाम में मिल गया, खरीद लिए। देखे खरीदने के बाद देखे ऑन कर रहे, चल ही नहीं रहे, तो क्या करना होगा? रिकंडीशन करेंगे। हो सकता है कुछ स्पेयर पार्ट्स खराब है, तो इंजीनियर को बोला है कि मेरा ये ठीक कर दीजिए। मिस्त्री आया, वो देखा, अरे इसमें ये पार्ट्स खराब है, इसको ठीक कर लीजिए, हो जाएगा। तो जो खर्चा लग रहा है ना, रिकंडीशन कर रहे हैं, रेडी टू यूज होगा तब, तो एक खर्चा भी तो लग रहा है, ये भी ऐड करोगे। अगेन फिर ऐड करेंगे अच्छा, रिकंडीशन हो गया, अब रेडी टू यूज हो गया, अब यूज करने लायक हो गया ना। इसके बाद क्या खर्चा ऐड करेंगे? इसके बाद ऐड करेंगे ट्रायल रन एक्सपेंसेस। फिर कौन सा खर्चा ऐड किए? ट्रायल रन एक्सपेंसेस। और इसमें लिखो नेट। ये नेट का मतलब समझाएंगे। व्हाट इज ट्रायल रन एक्सपेंसेस? व्हाट इज ट्रायल रन एक्सपेंसेस? सिंपल, अपना प्रोडक्शन, मतलब मशीन रेडी हो गया, इसके बाद कुछ प्रोडक्ट करके, प्रोड्यूस करके देखेंगे ना। अरे प्रिंटिंग मशीन ठीक हो गया, इसके बाद कुछ प्रोडक्शन करके देखेंगे ना, ठीक से प्रोडक्शन हो रही है या नहीं। जो कुछ प्रोडक्शन सैंपल हम प्रोडक्शन किए, उस प्रोडक्शन में खर्चा लगेगा, लगेगा या नहीं? और जब प्रोडक्शन कुछ अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्शन हो गया, कुछ खराब आया, ठीक है ना, तो अच्छा क्वालिटी उसको बेच के कुछ मिल जाएगा। तो नेट खर्चा कितना है वही ऐड करो। ट्रायल रन एक्सपेंसेस में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देने से और क्लियर होगा। जियो जियो जब फर्स्ट लॉन्च हुआ था, फ्री में दिए थे ना। अरे जियो फर्स्ट जब लॉन्च हुआ था, फ्री में दिए थे, लेकिन जियो लॉन्च होने से पहले कितना साल से सारा ऑल ओवर इंडिया वो लोग सारा लाइनें कर रहे थे, डिफरेंट जगह इंस्टॉलेशन करना, फिर अंडरवेयर लाइनें करना, है ना। बहुत खर्चा लगा, कितना साल से खर्चा कर रहे थे। खर्चा करने के बाद मोटा मोटी देखा अब रेडी हो गया, उन लोगों ने फ्री में क्यों दिए थे बोलो तो? भाई ट्रायल रन। नहीं तो अगर उन लोगों ने शुरू में ही पैकेज लेके आ जाते, और देखा बहुत जगह प्रॉब्लम है, पूरा इंडिया बेसिस है ना, बहुत जगह प्रॉब्लम है, तो कस्टमर्स के पास नेगेटिव इंपैक्ट जाता, और नेगेटिव जाता तो शुरू में ही सब कैंसिल हो जाता। तो नेगेटिव जग गया तो आगे बिजनेस करना मुश्किल था। तो इसीलिए उन लोगों ने क्या किए, एक ट्रायल रन बेसिस फ्री में ऑफर लॉन्च कर दिया, सबको ही आ गया। देखो सबको ही सब छोड़ के आ गया था ना। और इसके बाद उन लोगों ने फ्री दिए, तो अब देखे कहाँ नेटवर्क का इशू हो रहा है, कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो सारा सॉर्ट आउट करते गए। ये ट्रायल रन में खर्चा लग रहा था, और कुछ चार्जेस तो लिए थे ना, 100 रुपया कुछ लिए थे ऐसे करके। तो जो भी लिए 3 महीना दिए थे, थोड़ा एक्सटेंड भी किए क्योंकि पूरा रन टिक नहीं कर पाए थे, तो उसके बाद एक्सटेंड किए। इसके बाद देखा मोटा मोटी हम सब ठीक हो गया, बस इसके बाद पैकेज शुरू कर दिए। तो जो ट्रायल रन का खर्चा लगा था, वो भी तो उनका खर्चा है ना, वो खर्चा भी इसमें ऐड करोगे। और उसमें कुछ रिकवर ही हुआ, माइनस करके नेट ऐड करोगे। एंड फिर फाइनली ऐड करोगे एनी एक्सपेंसेस, एनी एक्सपेंसेस incurred
डायरेक्टली attributable to assets up to the ready to use any expenses incurred directly attributable to assets up to the ready to use। ये टर्म याद रखोगे, टर्म है ready to use, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। ये खर्चा भी ऐड करोगे। कोई भी खर्चा लग रहा है, कहां तक खर्चा लग रहा है? जिस दिन एसेट्स मेरा यूज करने लायक बन गया, रेडी टू यूज हो गया, उस दिन तक जितना भी खर्चा लग रहा है इस एसेट्स रिलेटेड, वो सारा खर्चा ऐड करोगे। ठीक है, एक चीज और ऐड करना, ऐड करोगे प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर रिमूवल कॉस्ट एट द एंड ऑफ लाइफ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर रिमूवेबल कॉस्ट एट द एंड ऑफ लाइफ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिमूवेबल कॉस्ट एट द एंड ऑफ लाइफ। ये होता क्या फिर? अगर ये प्लांट मैंने इंस्टॉल किए आज, इसके बाद मेरा प्रोडक्शन शुरू हो गया, यूज हो रहा है ना, ना इस प्लांट का लाइफ 5 इयर्स, तो बोलो 5 इयर्स आफ्टर इस प्लांट को क्या करेंगे? एज स्क्रैप बेचेंगे। तो उस टाइम बेचने के टाइम उस प्लांट को भी तो रिमूव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जस्ट एसी है बस तुरंत कर लो, या ये फ्रीज है तुरंत लाइन हटा दिए बस हो गया, ऐसा नहीं है। तो प्लांट को तो जमीन में किए थे ना, इंस्टॉल किए थे, तो वहां से रिमूव करना होगा, तो रिमूव करने का भी तो खर्चा लगता है, उसको उठाने का खर्चा, ठीक है ना। तो रिमूव करने का भी जो खर्चा लगेगा वो कब लगेगा बोलो? अभी नहीं, वो कब लगेगा बोलो? एट द एंड ऑफ लाइफ। तो अभी का खर्चा नहीं है, तो फ्यूचर का खर्चा, और फ्यूचर को प्रेजेंट में लेके आएंगे ना हम लोग। कैपिटल बजट कर रहे थे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स इनटू करोगे तो उससे क्या मिलेगा आपको? प्रेजेंट वैल्यू, इसको जोड़ लेना, और ये आपका हो गया इनिशियल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एसेट्स या इनिशियल कॉस्ट ऑफ पीपीई। तो इसमें बहुत सारे खर्चा ऐड करना होगा। क्या क्या खर्चा देखो, और क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, डिफाइन करो इनिशियल कॉस्ट। तो इनिशियल कॉस्ट में बोलो क्या क्या आ रहा है शुरू से? इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस मतलब एक मशीन खरीदे, उसमें कुछ एमआरपी था, प्राइस था ना, लेकिन जब बाई करते डिस्काउंट मिलता है, तो उससे जितना ट्रेड डिस्काउंट मिल गया माइनस कर दो, वही तो मेरा नेट प्राइस हो गया। इसके बाद इसको खरीदे थे तो जीएसटी भी हमसे लिया गया था, जीएसटी भी ऐड करेंगे, लेकिन वो आईटीसी मिला तो ऐड नहीं करोगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिला तभी ऐड करोगे। ओके, फिर इसके बाद उसमें कैरेज एक्सेट्रा, फ्रेट, इंश्योरेंस पे किए, वो भी खर्चा ऐड करोगे। नेक्स्ट लोडिंग अनलोडिंग खर्चा, मतलब डिलीवरी खर्चा भी बोल सकते हो, वो ऐड करोगे। फिर उसको पैकिंग करके लेके आते हैं स्पेयर पार्ट्स अलग अलग, तो उसको भी ऐड करोगे। आफ्टर दैट जिस जगह इसको इंस्टॉल करेंगे उसको साइट प्रिपरेशन करोगे, साइट प्रिपरेशन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इंस्टॉल करने के लिए इंजीनियर आया, इंस्टॉलेशन में जो खर्चा लगा उसको ऐड करोगे। सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदे तो रिकंडीशन एक्सपेंसेस ऐड करोगे। फिर इसको बाद रेडी हो गया तो ट्रायल रन लेंगे, और ट्रायल रन लेने से जितना खर्चा है उसको भी जोड़ोगे। और कुछ और एक्सपेंसेस है जो अप टू रेडी टू यूज जितना खर्चा उसको ऐड करना होगा। जैसे इस एसेट्स को खरीदने के लिए लोन लिए थे, इस एसेट्स को खरीदने के लिए लोन लिए थे, और एसेट्स जिस दिन लोन लिए थे वो 6 महीना पहले, 6 महीना बाद रेडी हुआ, बनाने में टाइम लगता है, तो 6 महीना बाद रेडी हो गया, तो 6 महीना का इंटरेस्ट पे किए या नहीं? पे किए ना। तो अप टू रेडी टू यूज जितना इंटरेस्ट, वो भी कैपिटल कॉस्ट, वो भी एसेट्स कॉस्ट में जोड़ोगे। इसके बाद जितना इंटरेस्ट वो नहीं आएगा, वो इसमें नहीं करना है, जोड़ लेना है। और फिर
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर रिमूवेबल कॉस्ट अगर कुछ है उसका प्रेजेंट वैल्यू ऐड कर लोगे, तो ऐड करने से मिलेगा क्या, मिलेगा आपको इनिशियल कॉस्ट। इसी कॉस्ट पे आगे डिप्रिसिएशन चार्ज करते जाओगे, ये हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ठीक है। नाउ नोट, कुछ एक्सपेंसेस इसमें नहीं ऐड करोगे। देखो द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, नोट वन, द फॉलोइंग expenses are not to be included. Some expenses are not to be included. इस कॉस्ट में ऐड नहीं करना। क्या क्या एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं करोगे? एक, repairs and maintenance, repairs and maintenance after ready to use, repairs and maintenance after ready to use. Second, office and administration expenses, office and administration expenses, इसको भी ऐड नहीं करोगे। थर्ड, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, इसको भी ऐड नहीं करोगे। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी ऐड नहीं करोगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आफ्टर रेडी टू यूज, आफ्टर रेडी टू यूज कुछ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस लग रहा है, वो भी नहीं करोगे। फोर्थ, स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंसेस, जो लेबर काम करेगा इस मशीन में उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक न्यू मशीन खरीदे, ट्रेनिंग देना होगा या नहीं? अरे एक न्यू मशीन खरीद रहे हैं, उसका आइडिया ही नहीं है मेरा जो वर्कर्स है वो कैसे काम किया जाता है। पहले एकदम मतलब मैनुअल मशीन था, अब क्या है ऑटोमेटिक मशीन खरीद ली, तो उल्टा वो क्या करेगा, जिसमें ऑन करना था ऑफ करेगा। उसको आइडिया नहीं है ना कैसे प्रोडक्शन किया जाएगा, तो उनको ट्रेनिंग देंगे तभी ना होगा। तो जो ट्रेनिंग एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस भी ऐड नहीं करोगे, क्योंकि वो ट्रेनिंग देने से क्या मशीन का वैल्यू बढ़ेगा या स्टाफ का वैल्यू बढ़ेगा? स्टाफ का एक्सपीरियंस बढ़ेगा। आज हम ट्रेनिंग दे के ये कर दिए ना, इसके बाद नेक्स्ट डे और कोई कंपनी उनको बुला रहे मेरे पास आ जाओ, उनका डबल सैलरी देंगे, वो चला जाएगा तुरंत। तो मशीन से रिलेटेड नहीं, एसेट से रिलेटेड नहीं। तो स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंसेस है वो भी ऐड नहीं करोगे। ई, abnormal loss in installation, इंस्टॉलेशन के टाइम कुछ एक्सीडेंट हो गया, उसके कारण कुछ लॉस हुआ ना, तो उसको भी नहीं माना जाएगा, उसको माइनस करके बाकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट लेंगे। एफ, abnormal लॉस इन इंस्टॉलेशन, इसको भी नहीं है करो। तो क्या क्या एक्सपेंसेस है कि रिपेयर्स मेंटेनेंस हो गया, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आफ्टर रेडी टू यूज, साइट स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंसेस, abnormal लॉस एटसेट्रा एटसेट्रा। इतना लिखो चलेगा, बस छोड़ दो। तो ये सारा खर्चा इसमें कंसिडर नहीं करोगे। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट, सॉरी ये सेकंड पॉइंट था ना, कॉस्ट ऑफ एसेट्स कैसे आएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, अच्छा इससे क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन इससे पूछता है, कुछ एक एक क्वेश्चन कर लेते फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 1 भी कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्लांट सेल 1 ही कर लेते हैं ना। क्वेश्चन 1 0.3 रहने दो अभी। क्वेश्चन 1, यस बोलो क्या दिया है। एबीसी लिमिटेड इंस्टॉलिंग ए न्यू प्लांट एट ए प्रोडक्शन एट इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी। न्यू प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं। इट हैज इनकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट, एक्सपेंसेस क्या क्या पे किए। कॉस्ट ऑफ प्लांट परचेज लेस ट्रेड डिस्काउंट, लेस करके ही तो दे दिए ना। कितना अमाउंट, 2 लाख। जीएसटी पेड, आईटीसी अवेलेबल, अवेलेबल तो ऐड नहीं करना, नहीं होता तो ऐड करते। कितना, 24,000, इसको ऐड नहीं करोगे। फिर डिलीवरी एंड हैंडलिंग चार्जेस ऐड करोगे ना। फिर क्या दिया, साइट प्रिपरेशन, ये भी ऐड करोगे। फिर इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर फॉर डिफर्ड पेमेंट, नहीं ये नहीं करोगे। सप्लायर को पेमेंट करने में डिले हो गया, वो इसमें नहीं आएगा। लेकिन हाँ, लोन लेते अप टू रेडी टू यूज इंटरेस्ट ऐड करते। नेक्स्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, ये भी नहीं आएगा। बोले थे ना स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो खर्चा थोड़ी इसमें ऐड करोगे, ऐड नहीं करोगे। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी कैपिटलाइज, मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ये तो फाइंड करना है। और आगे डिप्रिसिएशन पूछ रहे हैं, लेकिन हम लोग अमाउंट टू बी कैपिटलाइज देख लेते हैं। लिखो, कैपिटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, कैपिटल कॉस्ट ऑफ पीपीई, कैपिटल कॉस्ट ऑफ पीपीई। बोलो परचेज कॉस्ट कितना दिए, परचेज कॉस्ट कितना दिए, 2 लाख। ऑलरेडी ट्रेड डिस्काउंट लेस हो गया था ना, तो अगर इनवॉइस देता लेस करते, ट्रेड डिस्काउंट इसमें लेस करके ही है। अब बोलो जीएसटी ऐड करोगे या नहीं, नहीं करेंगे, और नोट में मेंशन करेंगे आगे, तो या नहीं करना। नेक्स्ट बोलो, और क्या दिया है, डिलीवरी एंड हैंडलिंग चार्जेस, डिलीवरी हैंडलिंग चार्जेस कितना पे किए, 20,000। अगेन फिर क्या, साइट प्रिपरेशन, ऐड साइट प्रिपरेशन, साइट प्रिपरेशन एक्सपेंसेस, साइट प्रिपरेशन खर्चा कितना पे किए, 15,000 को भी ऐड करोगे। फिर और कौन सा खर्चा था, ट्रेडिंग कॉस्ट, ये तो नहीं आएगा, आएगा क्या, नहीं। इंटरेस्ट एवरी डिफर्ड पेमेंट, नहीं आएगा, आएगा नहीं। अगेन लास्ट, बस हो गया, जोड़ो इसको, जोड़ो इसको, कितना आ रहा है, और कोई खर्चा इसमें ऐड नहीं करोगे, तो हो गया कैपिटल कॉस्ट या इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट ऑफ पीपीई 2,35,000। ओके, एक बार नोट लिखो, जो जो खर्चा इसमें नहीं आया ना वो लिख देना इसमें। द फॉलोइंग कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड, द फॉलोइंग expenses not included, ये सारा खर्चा को आप इंक्लूड नहीं करोगे। बोलो जीएसटी, जीएसटी क्यों नहीं करोगे, एज आईटीसी अवेलेबल, जीएसटी एज आईटीसी अवेलेबल। सेकंड, और कौन सा खर्चा नहीं लिए, इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट फॉर डिफर्ड पेमेंट, इंटरेस्ट फॉर डिफर्ड पेमेंट, इट इज फिनांस कॉस्ट। इंटरेस्ट है ना, फिनांस कॉस्ट, वो पीएल में जाएगा, इसमें नहीं करोगे। थर्ड, थर्ड क्या था, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग कॉस्ट,
ट्रेनिंग कॉस्ट ब्रैकेट में नॉट फॉर पीपीई। ये पीपी का वैल्यू थोड़ी बढ़ेगा, ये तो ट्रेनिंग जिनको दिए उनका वैल्यू बढ़ेगा, है ना, उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उनका वैल्यू बढ़ेगा, तो इसीलिए इसको इंक्लूड नहीं करोगे। ओके, तो कॉस्ट फाइंड हो गया। इसके बाद और क्या पूछ रहे हैं? एसेट्स है तो डिप्रिसिएशन आएगा ना, अरे बोलो एसेट्स है तो डिप्रिसिएशन आएगा, तो इसमें डिप्रिसिएशन पूछ रहे हैं। डिप्रिसिएशन के लिए देखो आगे पढ़ो, क्या दिया, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी कैपिटलाइज, ये मिल गया आपको, कैपिटल कॉस्ट कितना है, बोलो कितना है, 2,35,000। और फिर क्या पूछ रहे हैं, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन एज पर इंड एस 16। कुछ नहीं, हम लोग पहले सीखे थे ना डिप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग है एटसेट्रा, तो इसमें भी वही है, स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन के हिसाब से करोगे, डिमिनिशिंग तो डिमिनिशिंग के हिसाब से करोगे। तो अब लिखो डिप्रिसिएशन पर एनम, डिप्रिसिएशन ईयरली कितना चार्ज करोगे, इसमें कोई मेथड दिए नहीं दिए, लेकिन आगे क्या दे, अज्यूमिंग द रेसिडुअल वैल्यू एस्टिमेटेड कितना आफ्टर 5 इयर्स 12,000। रेसिडुअल वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू दे दिए, लाइफ दे दिए, तो बोलो मेथड क्या फॉलो होगा, स्ट्रेट लाइन या डिमिनिशिंग, स्ट्रेट लाइन होता है ना, कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाय लाइफ, स्ट्रेट लाइन फॉलो होता है। तो लिखो डिप्रिसिएशन पर एनम इक्वल टू इनिशियल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, लाइफ मतलब ईयर्स, कितना ईयर्स लाइफ डिवाइड करोगे, यूजफुल लाइफ कितना दिन यूज कर सकते हो। इनिशियल कॉस्ट कितना आया था, 2,30,000, और स्क्रैप वैल्यू कितना दे रहे हैं, स्क्रैप वैल्यू कितना, 12,000। लाइफ कितना ईयर्स, 5 इयर्स, माइनस करो डिवाइड करो, 2,35,000 माइनस 12,000 डिवाइड बाय 5, 44। तो एनुअल डिप्रिसिएशन कितना चार्ज करोगे, 44,600। बस ये दो पार्ट पूछा गया था, और ये आया था ऑनर्स 2023 में। ओके, क्वेश्चन ये 10 मार्क्स का है, ठीक है। समटाइम इसमें ना कभी कभी इसमें दे दिए मान लो 6 नंबर और 4 नंबर का कुछ थ्योरी दे दी, इस तरह भी कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकल आपको मिल जाएगा इसमें। ओके, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, ये सब ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, Azad Limited furnish the following information relating to PPE. Purchase cost including GST कितना, 1 करोड़। फ्रेट चार्जेस पे किए 5 लाख। इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना पे किए, 10 लाख। कमीशन टू एजेड फॉर एक्विजिशन, परचेज के लिए कमीशन तो आएगा, परचेज रिलेटेड जो भी खर्चा ऐड कर लोगे, कितना का, 2 लाख। साइट प्रिपरेशन ऐड करोगे। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ प्लांट, कितना इंटरेस्ट ऑन लोन, 1,80,000, बट प्लांट वाज रेडी टू यूज फॉर 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स का ही लेना होगा, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट अप टू रेडी टू यूज लेना होगा ना, तो इसमें एक्चुअली इंटरेस्ट पूरा ईयर का दे रहे हैं ना, एक साल का, एक साल का कितना दिए, 180, लेकिन 9 मंथ्स का तो देखना होगा, तो 9 मंथ्स का ऐड करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट आफ्टर 10 इयर्स, वो जो आफ्टर 10 इयर्स जब उसको बेचोगे ना, रिमूवल कॉस्ट, उसका प्रेजेंट वैल्यू भी ऐड करोगे, वो दे दिया आपको। नेक्स्ट, ट्रायल रन एक्सपेंसेस, ये भी ऐड करोगे। फिर क्या दिए, ऑपरेटिंग लॉस बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन, ऑपरेटिंग लॉस बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन ये नहीं आएगा, ठीक है, ये नॉर्मल लॉस है, एक्सेप्शनल लॉस नहीं बोला, एबनॉर्मल लॉस होता तो देखते, ये ऑपरेटिंग लॉस, इसको नॉर्मल लॉस ट्रीट करोगे, नहीं आएगा। बस फाइंड करना कॉस्ट ऑफ पीपीई, बट यहाँ दो एजम्पशन है,
दो एजम्पशन, क्या एजम्पशन लिखो, कॉस्ट ऑफ पीपीई, एजम्पशन, दो एजम्पशन लेके करना होगा, तो नहीं एक ही एजम्पशन ले सकते। अच्छा जीएसटी का रेट दिए, जीएसटी बोला, जीएसटी का रेट कितना बताए, तो कितना जीएसटी एक्सक्लूड कर सकते हो, बोलो जीएसटी के एक्सक्लूड कर सकते हो, रेट देता तो एक्सक्लूड कर देते, जब एक्सक्लूड नहीं कर सकते तो ये क्या मान लेंगे, आईटीसी नॉट अवेलेबल, एक्सक्लूड तो कर ही नहीं सकते ना, तो इसमें क्या एजम्पशन लेना होगा, अज्यूम नो आईटीसी अवेलेबल, अवेलेबल तो उसको कॉस्ट ही नहीं मानते ना, लेकिन वो कितना है वो तो फाइंड ही नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको ये अजम्पशन लेंगे, क्या अजम्पशन लेंगे, आईटीसी नॉट अवेलेबल, तो ऊपर लिख लेते हैं अज्यूम आईटीसी इज नॉट अवेलेबल, आईटीसी अवेलेबल नहीं किया जा रहा, तो ऑब्वियसली जीएसटी भी तो ऐड करोगे, इंक्लूड है, तो लिखो परचेज कॉस्ट इंक्लूडिंग जीएसटी, परचेज कॉस्ट इंक्लूडिंग जीएसटी, कितना 1 करोड़, अब बोलो और क्या क्या ऐड करोगे, फ्रेट है ना, यस, फ्रेट कितना दिए 5 लाख, ऐड, फिर क्या ऐड करोगे, इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन कितना पे किए 10 लाख, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 10 लाख, ओके नेक्स्ट, कमीशन टू एजेंट फॉर एक्विजिशन परचेज रिलेटेड ऐड करोगे, एनी एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू परचेज वो ऐड करोगे, कमीशन फॉर एक्विजिशन, कितना का कमीशन दिए 2 लाख, फिर साइट प्रिपरेशन, ऐड साइट प्रिपरेशन एक्सपेंसेस, साइट प्रिपरेशन में कितना खर्चा किए 1 लाख, ऐड, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन लेंगे लेकिन कब तक लेंगे, अप टू रेडी टू यूज 9 मंथ्स, इंटरेस्ट ऑन लोन अप टू रेडी टू यूज, अप टू रेडी टू यूज, बोलो तो ईयरली इंटरेस्ट दिया था 1,80,000, ये तो 1,80,000 ईयरली बोला ना फॉर ईयर, तो 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स के लिए था, लेकिन हम लोग को लेना कितना 9 मंथ्स के लिए, तो 1,80,000 बाई 12 इंटू 9 करो 1,35,000, यस, और एक खर्चा आएगा, बोलो और कौन सा खर्चा आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट आफ्टर 10 ईयर्स है ना, अरे देखो मैंने यहाँ लिखे थे, इसमें लास्ट लिखे थे, देखो इस प्रेजेंट वैल्यू फॉर फ्यूचर रिमूवल कॉस्ट, डिसमेंटलिंग मतलब क्या है, रिमूवल, फ्यूचर रिमूवल, तो वो आप ऐड करो, ऐड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर रिमूवल कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर रिमूवल कॉस्ट या डिसमेंटलिंग एक ही चीज होता है, कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू डायरेक्ट दे दिए तो फिर लिख लो कितना प्रेजेंट वैल्यू दिए 1,65,000 है ना, 1,65,000, और क्या ऐड होगा, ट्रायल रन ऐड करोगे, ऐड करो ट्रायल रन,
ट्रायल एंड एक्सपेंसेस फिर कितना लगा 1 लाख। बस इसको जोड़ लो, ये सबको ऐड करो, लिखो इसमें कैपिटल कॉस्ट या इनिशियल कॉस्ट। वन करोड़ 22 लाख। ओके, और जो जो खर्चा नहीं लिए ना वो नीचे नोट में मेंशन कर देना। ओके, क्या दिया, इनिशियल कैपिटल कॉस्ट ऑफ पीपी 1 करोड़ 22 लाख, और एजम्पशन भी ये लिख दिए, एज्यूम नो आईटीसी अवेलेबल। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। इसके बाद कुछ और इसमें सीखेंगे, बस हो जाएगा ये चैप्टर, आज कंप्लीट कर देंगे, नेक्स्ट डे होल्डिंग शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन 3, अब तो श्योर है ना कि जून में ही एग्जाम होगा, अब एकदम श्योर जून में एग्जाम होगा। तुमको कब देना है बोलो, जुलाई अगस्त कब देना है तुमको, 1 साल वेट कर लो। इस बार श्योर जून में ही एग्जाम होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन देखो, और इसमें कभी कभी ऐसा देता है, ये भी दे दिया, इसके साथ ऑप्शन में ईपीएस दे दिए, ये भी दे दिए, ऑप्शन में ईपीएस दे दिए, कोई भी एक करना होगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन देखोगे, जो इजी लगेगा वही करोगे। यस, क्वेश्चन नंबर 3, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन। फाइंड कैपिटल कॉस्ट ऑफ पीपीई एज पर इंड AS 16 फ्रॉम द फॉलोइंग। फिर परचेज कॉस्ट ऑन 1623 आफ्टर डिडक्टिंग 20% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम इनवॉइस प्राइस एंड इंक्लूडिंग जीएसटी 12%, टोटल कितना था, 53,76,000। फिर फ्रेट 8% ऑफ नेट प्राइस, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस ऑफ साइट अप टू साइट कितना 120, साइट प्रिपरेशन 3,26,000, इंस्टॉलेशन 250, machine operator training expenses 1 lakh, general expenses 80,000, plant is ready to use 110424, life of plant 10 years, estimated scrap value 4,80,000, ITC is available तो कॉस्ट में नहीं आएगा ना, और find the carrying cost of PP on March। ओके, carrying cost after depreciation, तो लिखो इसमें इनिशियल कॉस्ट ऑफ PPE, इनिशियल कॉस्ट ऑफ PPE। अरे हाँ, वो तो लिखोगे, हम नहीं लिख रहे मतलब तुम लोग नहीं लिखोगे क्या, एग्जाम में लिखोगे, यहाँ तो छोड़ दो ना, यहाँ तो बिना लाइन करके भी कर सकते हो, एग्जाम में वो सब रहेगा, पर्टिकुलर अमाउंट ये सब लिखोगे सब। ये लोग काटने के लिए एक्सपर्ट है, नंबर, सारा एग्जामिनर ना नंबर काटने के लिए एक्सपर्ट है, देने के लिए नहीं। डिटेल सब दिखाओगे, हाँ वर्किंग जहाँ हो रहे उसमें आपका टी फॉर्म में करो अकाउंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनवॉइस प्राइस से शुरू करेंगे, शुरू कहां से करेंगे, इनवॉइस प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे। देखो इनवॉइस प्राइस ऑफ परचेज, नोट 1, क्योंकि इनवॉइस प्राइस नहीं दिए, नेट अमाउंट दिए ना, इससे लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, लेकिन पहले तो इनिशियल प्राइस फाइंड करें, नेट प्राइस आ जाएगा।
एक नोट करो फिर नोट 1 इनवॉइस प्राइस ऑफ पीपीई परसेंटेज एनालिसिस करो। क्या करोगे? मान लो लेट इनवॉइस प्राइस तो हम लोग परसेंटेज एनालिसिस करेंगे। मान लिए इनवॉइस प्राइस कितना था? 100%। इससे क्या लेस करोगे? ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दो। ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट दिए थे? बोलो, ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट बोले? 20%। तो 100 का 20%, 20 लेस करोगे तो नेट प्राइस कितना आ गया? परसेंटेज बेसिस नेट हो जाएगा 80। और जो प्राइस दिया था ना उसमें डिडक्ट हो गया था ट्रेड डिस्काउंट, ऐड हो गया था। क्या ऐड हो गया था बोलो? जीएसटी है ना। तो ऐड जीएसटी। जीएसटी कितना परसेंट दिया था? 12% किस पे? नेट प्राइस पे। नेट पे ही आएगा ना। तो 80 पे कर लो 12%। कितना? 9.6 आएगा ना। बोलो। तो प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी आ जाएगा। तो ये हो गया प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी कितना है? 89.6%। अब क्वेश्चन में देखो तो ये जो प्राइस दिए थे परचेज प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी, सॉरी परचेज प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट 20% फ्रॉम इनवॉइस और इंक्लूडिंग जीएसटी कितना दिया था? 53,76,000। मतलब वो इतना ही परसेंट है ना। 53,76,000 वो तो इंक्लूडिंग जीएसटी था। तो इनिशियल प्राइस इनवॉइस प्राइस क्या होगा? 100। तो देयरफॉर आईपी इनवॉइस प्राइस इक्वल टू कितना दिए थे? 53,76,000। दिस इज 89.6%। तो इनिशियल क्या था? सॉरी इनवॉइस क्या था? 100 था। तो डिवाइड करो 89.6 और इनटू करो 100 तो आपको मिलेगा इनवॉइस प्राइस कितना रहे? 60 लाख। 60 लाख। तो इसका इनवॉइस प्राइस कितना था? इनवॉइस प्राइस मिल गया आपको कितना? 60 लाख। ठीक है। अरे बोलो, समझ में आया? तो अब स्टार्ट कर दो। इनवॉइस प्राइस लिख दो 60 लाख। ओके। ट्रेड डिस्काउंट कितना था? 20%। तो 60 लाख में 20% करो 12 लाख। लेस करोगे तो 48 लाख। 48 लाख क्या हो गया नेट प्राइस? बोलो। नेट प्राइस आ गया ना। अब बोलो जीएसटी ऐड करोगे या नहीं? इसमें जीएसटी आपको ऐड करना होगा या नहीं? नहीं करोगे। क्यों बोलो तो? आईटीसी अवेलेबल, तो इसलिए नहीं करोगे। एक बार वेरीफाई करते इसमें जीएसटी कितना परसेंट बोला था? 12%। करो तो एक बार 48 लाख इंटू 12% प्लस इक्वल टू, जस्ट कैलकुलेशन वेरीफाई कर रहे हैं। 48 लाख इंटू 12% प्लस इक्वल कितना आया? देखो वही प्राइस दिया था ना 53,76,000 उतना आ रहा है। लेकिन जीएसटी में आईटीसी मिला इसलिए ऐड नहीं करना। क्लियर है? ओके। अब बोलो, जीएसटी तो ऐड नहीं करोगे, अब बाकी सारा खर्चा तो ऐड करते जाओगे। अब क्या क्या खर्चा दे रहे हैं? फ्रेट। फ्रेट दिया ना। अरे फ्रेट दिया या नहीं? कितना परसेंट फ्रेट दिया? 8% किस पे? तो नेट प्राइस कितना? 48 लाख। तो 48 लाख पे 8% कर दो। कितना रहे? 3,84,000। अभी बहुत सारे खर्चा है। अगेन फिर कौन सा एक्सपेंसेस है? लोडिंग अनलोडिंग। यस। लोडिंग एंड
अनलोडिंग ये भी ऐड करोगे, कितना लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, 1,20,000। फिर ऐड करोगे, बोलो फिर क्या ऐड करोगे, साइट प्रिपरेशन। साइट का मतलब तो पता है ना, SITE, साइट का मतलब क्या बोलो तो, हम्म, जहां लोकेशन, साइट मतलब प्लेस, लोकेशन, जहां इंस्टॉल कर रहे हैं, जहां काम चल रहा है, ठीक है, दैट इज साइट। ओके, साइट प्रिपरेशन ये ऐड करोगे। नेक्स्ट, फिर इंस्टॉलेशन ऐड करोगे। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस कितना, अ, एक मिनट, 250, यस ये भी जोड़ लो। फिर इंस्टॉलेशन के बाद और क्या दिए, ट्रेनिंग एक्सपेंसेस तो नहीं लेंगे, जनरल एक्सपेंसेस पे नहीं, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन बोले थे ना, ऑफिस एंड जनरल, तो ये भी नहीं लेना है। स्क्रैप नहीं लिखना, नहीं, तो स्क्रैप तो डिप्रिसिएशन के लिए होता है। लेकिन इंटरेस्ट लोन लिए थे क्या, इसमें बोलो लोन था क्या, नहीं है, तो हो गया, ऐड करो, सबको ऐड करो। कैपिटल कॉस्ट या इनिशियल कॉस्ट और पीपीई, तो पीपीई का इनिशियल कॉस्ट या कैपिटल कॉस्ट मिल जाएगा 48 लाख, कितना रहे, 58,80,000। ओके, अब बोलो ये कब रेडी टू यूज हो गया, कौन सा डेट में रेडी टू यूज हो गया, लास्ट लाइन पढ़ो, 1/1/24, बोलो कब रेडी टू यूज हो गया, 1/1/24। और ईयर एंड कौन सा डेट में बोल रहे हैं, 31 मार्च 24, तो 1/1/24 से डिप्रिसिएशन ना रेडी टू यूज से ही होता है, जब रेडी टू यूज उस टाइम से करेंगे, तो 1/1/24 से March 24 कितना मंथ्स, 3 मंथ्स हो रहे हैं ना, तो 3 मंथ्स डिप्रिसिएशन लेस करोगे तो एट द एंड ऑफ ईयर इसका वैल्यू आ जाएगा। उसको बोलते हैं कैरिंग अमाउंट, मतलब बैलेंस शीट में जो अमाउंट कैरी करते हैं ईयर आफ्टर ईयर, क्या डिप्रिसिएशन लेस करके ही तो ना, तो कहीं पे कैरिंग अमाउंट पूछ रहे हैं, मतलब उसका डिप्रिसिएशन लेस करके क्या वैल्यू वो आप फाइंड करोगे। तो लिखो कैरिंग अमाउंट ऑन, सेकेंड पार्ट क्या पूछा था, कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपीई on 31st March 2024, इनिशियल कॉस्ट ऑन रेडी टू यूज डेट क्या दिए थे, 1/1/24, इनिशियल कॉस्ट 1/1/24, ये आ गया था आपका, कितना आया था, 58,80,000। अब बोलो डिप्रिसिएशन कितना, 3 मंथ्स का चार्ज करोगे, लेस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स ना, डिप्रिसिएशन के लिए आप देखो इसका लाइफ कितना ईयर्स बोले थे, 10 ईयर्स, स्क्रैप वैल्यू कितना दिए, 4 लाख, क्या फॉर्मूला, इनिशियल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ एनुअल डिप्रिसिएशन, लेकिन इसमें 3 महीने का करना होगा, तो कैलकुलेशन दिखाओ, 5880 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना दिए, 4,80,000 डिवाइड बाय लाइफ कितना, 10 ईयर्स, तो इससे क्या मिलेगा आपको, ईयरली डिप्रिसिएशन, इनटू कर लो 3/12, 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन हो जाएगा, एक साथ कर लेना, तो 5880 माइनस 4,80,000, तो 54 लाख, 54/10, 5,40,000, 5,40,000 इंटू 3/12 करो, कितना रहे, 1,35,000, कितना, 135 लेस कर दो, तो आ जाएगा आपका कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट ऑन 31st March 24,
कितना है 57,45,000। ओके, ये आ गया आपका 57,45,000, दैट शुड बी कैरिंग अमाउंट। ओके, तो ये था इनिशियल कॉस्ट कैसे करोगे। नाउ सब्सिक्वेंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग कुछ और सीखेंगे, इसमें कुछ और एसेट्स है क्वेश्चन, नेक्स्ट कुछ हम लोग सीखना पड़ेगा हम लोग को। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सब्सिक्वेंट कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी, सब्सिक्वेंट कैरिंग अमाउंट, इनिशियली कॉस्ट, इसके बाद ईच एंड एवरी ईयर आफ्टर इसका कौन सा वैल्यू कैरी करोगे, मतलब बैलेंस शीट में शो करोगे। ठीक है, सब्सिक्वेंट कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी, इनिशियल कॉस्ट, सब्सिक्वेंट कैरिंग अमाउंट, इसके लिए क्या करना होगा, इनिशियल कॉस्ट लेस करेंगे डिप्रीसिएशन, लेस करेंगे डिप्रीसिएशन, यहां लिखो नोट 1, फिर ऐड या लेस, फिर इसमें ऐड या लेस किया जाएगा। क्या ऐड लेस करोगे, अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन तो ऐड करना, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन तो लेस करना। ये आपका लेस है, ये, ये आपका आइदर ऐड या लेस। अपवर्ड रिवैल्यूएशन तो ऐड करोगे, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, या अपवर्ड डाउनवर्ड का मतलब कुछ नहीं, अब लोग पार्टनरशिप किए होंगे, एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, एसेट्स का वैल्यू घट गया तो लॉस। तो प्रॉफिट मतलब अपवर्ड रिवैल्यूएशन, लॉस मतलब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। इसमें ये टर्म यूज करते हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। इसके लिए करेंगे नोट 2, अपवर्ड डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन क्या होता है उसके लिए नोट 2। जनरली यही होता है कैरिंग अमाउंट, लेकिन इसमें एक और चीज किया जाता है, लेस इंपेयरमेंट लॉस, लेस होता है इंपेयरमेंट लॉस, तो आ जाता है आपका कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपीई। बट इंपेयरमेंट लॉस क्या होता है, इससे आप लोग का सिलेबस में नहीं है, इसके लिए अलग से स्टैंडर्ड है, इसके लिए अलग से स्टैंडर्ड है इंपेयरमेंट लॉस का। वो इंड एस आप लोग का सिलेबस में नहीं है, तो श्योर आपको इंपेयरमेंट लॉस नहीं देगा। ठीक है, इंपेयरमेंट लॉस क्या होता है, ये लॉस ऑलवेज, इंपेयरमेंट प्रॉफिट बोल के नहीं। इंपेयरमेंट का कुछ कुछ टेस्ट होता है, दो टेस्ट करते, वो दो टेस्ट अगर फुलफिल किया तभी इंपेयरमेंट लॉस दिखाओगे, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये सब आपका सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, इग्नोर इट। बट कहीं पे अगर क्वेश्चन में दे दिया तो इंपेयरमेंट लॉस है, तो उसको क्या करोगे, लेस कर दोगे। यस, अब तो नोट 1 नोट 2 दो चीज लिखे ना, लिखो आप नोट 1, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कब से चार्ज करोगे, जिस दिन से रेडी टू यूज। डेप्रिसिएशन इज चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ
ready to use. Depreciation is charged from the date of ready to use. Second, method of depreciation. ऐसे टोटल 9 मेथड है, लेकिन इंड एस रिकमेंड करेगा 3. टोटल ऐसे 9 मेथड है, बट here only 3 methods recommended. One, SLM. Second, WDV method. Third, production unit method, units method. फर्स्ट मेथड हो गया SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड. सेकेंड मेथड रिटन डाउन वैल्यू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. और थर्ड मेथड क्या? प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड. तो ये 3 छोड़ के कोई मेथड रिकमेंडेशन नहीं है. बस ऐसे तो बहुत सारे मेथड है, बट ओनली 3 मेथड्स रिकमेंडेड. हम सिर्फ इसीलिए लिख रहे हैं, कैलकुलेशन उतना पूछता नहीं है सब में, बट तो था डेप्रिसिएशन के लिए नोट. नेक्स्ट, नोट 2, अपवर्ड रिवैल्यूएशन. अपवर्ड या डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन. अपवर्ड या डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन. ये कैसे करोगे ना? फेयर वैल्यू ऑफ PPE, फेयर वैल्यू ऑफ PPE एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन. जिस दिन रिवैल्यूएशन कर रहे हो उस दिन क्या फेयर वैल्यू देख लो, उससे लेस कर दोगे बुक वैल्यू या WDV एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन. बुक्स में कितना था रिवैल्यूएशन डेट, या रिटन डाउन वैल्यू कितना था. अब लेस करोगे, अगर पॉजिटिव आ गया तो अपवर्ड, और नेगेटिव आ गया तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन. पॉजिटिव आने से अपवर्ड रिवैल्यूएशन, नेगेटिव आ गया तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन. फिर अपवर्ड रिवैल्यूएशन तो एसेट्स में जोड़ लोगे, डाउनवर्ड तो लेस कर दोगे. एक एग्जांपल लेते हैं क्लियर करने के लिए. एक और पॉइंट लिख लेते, इसके बाद ही हम लोग ये करेंगे. एक और पॉइंट लिखो, इससे मैं अच्छा नोट 3 लिख लो ना. नोट 3 ऊपर नहीं लिख ली, यहां लिखो नोट 3. depreciation when changes in methods or changes in estimates. Depreciation when changes in methods or changes in estimate. पहले स्ट्रेट लाइन कर रहे थे, 3 साल बाद सोचे नहीं डिमिनिशिंग करेंगे, चेंज हो रहा है ना मेथड. या पहले डिमिनिशिंग कर रहे थे, फिर सोचे नहीं स्ट्रेट लाइन करेंगे, ये तो चेंज हो रहा है. उसमें क्या किया जाएगा? या चेंजेस इन एस्टिमेट्स, सोचे थे इस एसेट का लाइफ 10 ईयर्स है, लेकिन 3 साल बाद पता चला 10 ईयर्स तो और नहीं जाएगा, मतलब इसका लाइफ कम हो गया या बढ़ गया, तो एस्टिमेट में चेंज हो रहे हैं. तो इस केस में डिप्रिसिएशन आगे कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो लिखो, इसमें एक ही चीज फॉलो होता है, ओनली प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट
फॉलोज, बस और कुछ नहीं लिखना। प्रोस्पेक्टिव मतलब बस जिस जब से चेंज हो रहा है उस टाइम से न्यू मेथड लगा दो, पहले क्या हो गया देखना नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव क्या है, जिस दिन से खरीदे थे उस दिन से, वो नहीं करना है, ओनली प्रोस्पेक्टिव फॉलो करोगे। नाउ अच्छा, एक और पॉइंट लिखो, फिर हम लोग एक और पॉइंट, पॉइंट नोट 3 लिखे थे ना, नोट 4। सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन, और सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन मतलब एक बार रिवैल्यूएशन किए थे फिर बाद में रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसमें दो चीज भी लिखेंगे, एक फॉर फास्ट रिवैल्यूएशन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एक तो फास्ट रिवैल्यूएशन और फिर आएगा सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन। 1, ओके, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन किएगा एसेट्स का, और इसमें दो इंपैक्ट हो सकता है, या अपवर्ड या डाउनवर्ड। अपवर्ड मतलब क्या, प्रॉफिट हो गया, डाउनवर्ड तो लॉस। तो फर्स्ट रिवैल्यूएशन में फॉर अपवर्ड रिवैल्यूएशन मतलब क्या, प्रॉफिट है ना। बोलो एक एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया तो प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट तो एंट्री क्या पास करोगे, एसेट्स इंक्रीज, एसेट्स डेबिट, तो एंट्री करोगे पीपीई डेबिट, पीपीई डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन किए, प्रॉफिट आ गया तो एंट्री क्या करोगे, जितना भी प्रॉफिट है उसके लिए एंट्री करोगे पीपीई डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। एसेट्स बढ़ गया तो एसेट्स डेबिट, उसको पीएल में ट्रांसफर नहीं करोगे, उसको कहां ट्रांसफर करोगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। तो लॉस होने से, लेकिन फॉर रिवैल्यूएशन लॉस, फॉर रिवैल्यूएशन लॉस तो एंट्री करोगे, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, लॉस है तो पीएल में चार्ज करोगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीपीई, जितना लॉस है वो लिख लेना। तो फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन किए, प्रॉफिट आया, एंट्री कर लोगे पीपीई टू रिवैल्यूएशन, लेकिन फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन में लॉस आ गया तो लॉस को पीएल में चार्ज कर दोगे, क्या एंट्री करोगे, पीएल डेबिट टू पीपीई। अब सब्सिक्वेंट, पी, पॉइंट ए हो गया फास्ट, पी एंट्री फॉर सब्सिक्वेंट, अगेन 2-3 साल बाद फिर रिवैल्यूएशन किए, अगेन 2-3 years आफ्टर रिवैल्यूएशन किए, तो इस केस में फिर क्या होगा, पॉइंट 1 फिर। अब यहां ध्यान देना, लोग एक एसेट्स खरीदे थे, फर्स्ट रिवैल्यूएशन किए 2 साल बाद, और इसमें प्रॉफिट आया तो एंट्री क्या पास किए थे बोलो तो, एक एसेट्स खरीदे 2 साल पहले, अच्छा एग्जाम्पल ही लेते, एक एसेट्स खरीदे 2 साल पहले 5 लाख में, और मैंने डिप्रिसिएशन चार्ज किए थे 10% एसएलएम, तो ईयरली डिप्रिसिएशन बोलो कितना हो जाएगा, 5 लाख पे 10% 50,000, तो 2 साल में कितना होता है, 1 लाख। अरे 50,000 ईयरली, 2 साल में कितना, 1 लाख, तो 2 साल बाद इसका डब्ल्यूडी भी कितना हो जाएगा, 4 लाख। मैंने एक एसेट्स खरीदे 2 साल पहले, और
डेप्रिसिएशन एसएलएम स्ट्रेट लाइन 2 ईयर्स का कितना आएगा, बोलो, 1 लाख आएगा ना। तो रिटन डाउन वैल्यू कितना हो गया, 4 लाख। अब 2 साल बाद इसको रिवैल्यूएशन किए, मार्केट में फेयर वैल्यू क्या चल रहा है, 4,20,000 या 4,50,000, बढ़ गया ना। 4 लाख से कितना बढ़ गया, 50 बढ़ गया, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो जाएगा। कितना प्रॉफिट हो जाएगा, अरे 4,50,000 अगर मार्केट में दाम चल रहा है और मैंने डिप्रिसिएशन चार्ज करके कितना लिखे थे, WDV 4 लाख, 50 बढ़ गया, तो 50 हो गया ना प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 50 हो गया, तो एंट्री क्या पास करोगे, पीपी डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो इसमें 50 पीपी में ऐड कर लोगे, इसको कितना दिखा दोगे, प्रॉफिट ऐड करते हैं ना, तो कितना दिखाओगे बोलो, 4,50,000, 4,50,000। और जो 50 प्रॉफिट इसको ट्रांसफर कहाँ किए, अरे जो प्रॉफिट इसको ट्रांसफर कहाँ किए, रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो रिजर्व अकाउंट में कितना ट्रांसफर कर दिए, 50,000। अगेन इसको मैंने रिवैल्यूएशन किए फिर 2 साल बाद। ओके, अभी बोलो कितना वैल्यू है, 450। 10% आप डेप्रिसिएशन फिर चार्ज करेंगे, नेक्स्ट फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 10%, ट्रेड लाइन ही है लेकिन रिवैल्यूएशन हो गया ना, तो प्रोस्पेक्टिव 4,50,000 पे 10% कितना होता है, 45,000 आएगा ना। तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, फिर 2 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज के 90। अब बोलो कितना वैल्यू आ गया, 450 माइनस 90, 360। 2 साल बाद 3,60,000 हो गया ना। फिर रिवैल्यूएशन किए, मार्केट में देखिए इसका दाम 360 नहीं, इसका दाम है 3 लाख ओनली। कितना हो गया, 3 लाख। तो बोलो डिक्रीज कितना हो गया, मार्केट में इसका दाम 3 लाख है, 2 साल बाद फिर, तो कितना डिक्रीज हो गया, 60,000। 360 से ना 360 हो गया ना, और इसका मार्केट में दाम हो गया 3 लाख, तो डिक्रीज कितना, 60,000। तो फर्स्ट रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया था कितना बोलो तो 50, सेकेंड रिवैल्यूएशन में लॉस कितना आ जाएगा, 60, तब ना हो जाएगा 3 लाख, आ जाएगा ना 3 लाख। तो फर्स्ट रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट था 50, सेकेंड रिवैल्यूएशन में क्या है, लॉस आया 60। तो ये जो सेकेंड रिवैल्यूएशन लॉस, इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे, इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे, यही समझना है। ओके बोलो, फर्स्ट रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट कितना था, 50 था ना, उतना मैंने कहाँ रखे थे, रिजर्व में रखे थे। सेकेंड टाइम लॉस कितना है, 60, तो उस रिजर्व से भी ज्यादा लॉस है, तो अप टू द एक्सटेंट ऑफ रिजर्व हम लोग रिजर्व को डेबिट करेंगे, उससे एक्स्ट्रा लॉस है तो पीएल को डेबिट करेंगे। सेकेंड रिवैल्यूएशन के टाइम देखना होगा फर्स्ट रिवैल्यूएशन में क्या आया था, प्रॉफिट या लॉस। ओके, तो लिखो, समझ में आ रहा है आप लोग को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लिखो इसमें एग्जाम्पल में लिखो, इफ प्रॉफिट ऑन फर्स्ट रिवैल्यूएशन but loss on second revaluation, अगर फर्स्ट रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट और सेकेंड रिवैल्यूएशन में लॉस है, तो इस केस में करना क्या होगा, अभी हम लोग सब्सिक्वेंट सेकेंड रिवैल्यूएशन का एंट्री कर रहे हैं, फर्स्ट रिवैल्यूएशन का तो एंट्री कर लिए थे ना, तो सब्सिक्वेंट में क्या करोगे, सेकेंड रिवैल्यूएशन में अब एंट्री करोगे। अच्छा बोलो, तो लॉस के लिए क्या एंट्री किए थे, सेकेंड में तो लॉस आया, लॉस के लिए क्या किए थे, पीएल डेबिट टू एसेट्स किए थे ना, पीपी। लेकिन इसमें पीएल नहीं करोगे, फर्स्ट रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया था, तो वो तो रिजर्व क्रेडिट था ना, उसको डेबिट करोगे पहले। तो अब रिवैल्यूएशन रिजर्व करोगे डेबिट, रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना डेबिट करोगे, एग्जिस्टिंग रिजर्व, आपका रिजर्व कितना था, वो एग्जिस्टिंग रिजर्व, उससे एक्सेस लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एक्सेस लॉस टू पीपीई टोटल। तो क्या किए, सेकेंड टाइम रिवैल्यूएशन किए, लॉस आया, फर्स्ट टाइम में क्या आया था, प्रॉफिट। तो फर्स्ट टाइम में जो प्रॉफिट आया था उसको कहां ट्रांसफर किए थे, रिजर्व में, तो उतना रिजर्व पहले डेबिट कर लोगे, और उससे भी ज्यादा लॉस हो रहे तो पीएल डेबिट करोगे।
तो फास्ट, यहाँ देखो फास्ट रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट कितना आया था, 50,000 आया था ना प्रॉफिट। उसको ट्रांसफर कहाँ किए थे, रिजर्व में। तो रिजर्व में मेरा कितना है बोलो, 50 है। सेकेंड टाइम लॉस आ गया कितना, 60। तो मेरा रिजर्व तो था, उसी रिजर्व से सेट ऑफ कर देंगे, कितना कर सकते, 50। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट कितना करोगे, 50। लेकिन लॉस आया 60, एक्स्ट्रा कितना है, 10। तो पीएल डेबिट कितना करोगे, 10। और 2 पीपी कितना करोगे, 60। समझ में आया? अगर ये सेकेंड टाइम लॉस होता ओनली 30,000, तो मेरा फर्स्ट टाइम में कितना प्रॉफिट था, 50। तो सफिशियंट है ना। तो ओनली करोगे रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट टू पीपी 30-30। तो जितना एक्सटेंट ऑफ रिजर्व एग्जिस्टिंग, उतना रिजर्व तक रिजर्व डेबिट करोगे, उससे जो एक्सेस रिजर्व उसमें किसको करोगे, पीएल डेबिट करोगे। एंड सेकेंड केस, लॉस इन फास्ट रिवैल्यूएशन, इफ loss in fast revaluation but profit in second revaluation। फास्ट रिवैल्यूएशन में तो लॉस आया, बट सेकेंड टाइम क्या है आपका, प्रॉफिट आया। तो प्रॉफिट का एंट्री करोगे ना सेकेंड। तो प्रॉफिट के लिए पीपीई डेबिट करते, तो पीपीई डेबिट करोगे, पीपीई अकाउंट डेबिट, टोटल लॉस 2। बोलो इसमें पहले क्या था, पहले क्या था, सॉरी टोटल प्रॉफिट है ना। सेकेंड रिवैल्यूएशन में तो प्रॉफिट आ रहा है, टोटल प्रॉफिट टू पीएल अकाउंट। बोलो फास्ट रिवैल्यूएशन में लॉस को कहां ट्रांसफर किए थे, पीएल डेबिट किए थे ना। नहीं नहीं, फास्ट रिवैल्यूएशन में लॉस तो पीएल डेबिट किए थे ना। तो जितना लॉस पीएल में डेबिट किए थे उतना तक हम पीएल क्रेडिट करेंगे। कितना क्रेडिट करोगे, पीएल, इसमें पास्ट रिवैल्यूएशन लॉस, ठीक है, कितना ही करोगे, पास्ट रिवैल्यूएशन लॉस। और टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, एक्सेस लॉस, सॉरी एक्सेस प्रॉफिट। पास्ट लॉस और जो पीएल में ट्रांसफर किए थे उतना ही रिवर्स कर देंगे, और उससे भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट है और रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। हमको लग रहा है कि तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। अब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना है। क्वेश्चन 4 देखो आप, 4, 5, 6 तीन ही क्वेश्चन है, कंप्लीट हो जाएगा ना, आज ही कंप्लीट कर लेंगे, 4, 5, 6 तीन तो क्वेश्चन। नेक्स्ट डे होल्डिंग शुरू करेंगे, अब टाइम और वेस्ट नहीं करना। पढ़ो क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 देखो, बोलो इनिशियल कॉस्ट कितना दिए, इनिशियल कॉस्ट कितना दिए बोलो, 15 लाख। और इसमें डिप्रिसिएशन कितना चार्ज किए, डिप्रिसिएशन कितना चार्ज किए, अप टू डेट है ना। अप टू डेट मतलब हो सकता है 2 साल 3 साल। अप टू डेट कितना डिप्रिसिएशन चार्ज किए, 6 लाख। इनिशियल कॉस्ट कितना दिए थे, 15 लाख। और इसमें डिप्रिसिएशन अप टू डेट कितना चार्ज किए, 6 लाख। तो डिप्रिसिएशन लेस करके डब्ल्यूडीवी कितना आया था, बोलो डब्ल्यूडीवी कितना, डब्ल्यूडीवी कितना आया था, 9 लाख। और अर्लियर रिवैल्यूएशन लॉस, पहले कुछ रिवैल्यूएशन लॉस भी था, तो लॉस था वो भी तो लेस करोगे ना। अपवर्ड रिवैल्यूएशन तो ऐड करते, ये रिवैल्यूएशन लॉस तो क्या करोगे, लेस। तो अर्लियर लॉस, अर्लियर रिवैल्यूएशन लॉस
कितना लॉस दे रहे हैं? 50। तो बोलो बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट कितना हो गया था? बोलो 9 लाख से 50 लेस करो, 850 था ना? बोलो अपना बुक्स में कितना वैल्यू हो गया था? मैंने एक एसेट्स बहुत साल पहले खरीदे थे। कब खरीदे थे नहीं बोला। कितना में इनिशियल कॉस्ट था? 15 लाख। उसमें मैंने 2-3 साल 4 साल यूज किए तो डिप्रिसिएशन चार्ज किए। कितना चार्ज किए? 6 लाख। और इस पीरियड के बाद एक बार इस पीरियड के अंदर रिवैल्यूएशन भी कुछ किए थे और रिवैल्यूएशन में लॉस कितना हो गया था? 50। तो ये सब लेस करके तो वैल्यू हो गया ना। अरे बोलो वैल्यू कितना आएगा? अभी मेरा बुक्स में इसका वैल्यू कितना? 8,50,000। अब इसका मार्केट में क्या दाम चल रहा है? बोलो करंट फेयर वैल्यू कितना? 11 लाख। तो इससे ज्यादा हो गया ना, मतलब क्या रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा? तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मतलब अपवर्ड रिवैल्यूएशन इक्वल टू, बोलो फेयर वैल्यू कितना था? 11 लाख। फेयर वैल्यू कितना? 11 लाख। और कैरिंग अमाउंट कितना? 850। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बोलो कितना आ रहा है? 2,50,000। हाँ, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मिल गया हम लोगों को। कितना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है? 2,50,000। तो जो 250 इसके लिए क्या एंट्री पास करोगे? सो एंट्रीज फॉर करंट रिवैल्यूएशन। पहले भी तो रिवैल्यूएशन हुआ था ना। बोलो पहले रिवैल्यूएशन में क्या आया था? अर्लियर रिवैल्यूएशन लॉस था। और अभी क्या आया? प्रॉफिट, है ना? तो ये सब्सिक्वेंट में देखो, यहाँ फर्स्ट रिवैल्यूएशन में लॉस। ये सेकंड पॉइंट पढ़ो। सेकंड क्या लिखे थे? लॉस्ट इन फर्स्ट रिवैल्यूएशन बट प्रॉफिट इन सेकंड रिवैल्यूएशन। इसमें तो यही फॉलो हो रहा है ना। पहले लॉस आया था, अब क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो इसके लिए एंट्री क्या लिखे? पीपी डेबिट। कितना प्रॉफिट आया? 250, है ना? टू पीएल कितना करेंगे? पास्ट लॉस कितना था? 50। तो 2 पीएल कितना करोगे? 50। और उससे उससे जितना बैलेंस वो क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व। ओके, समझ में कुछ आया नहीं? अभी भी नहीं आया? मैंने एक सामान खरीदे थे, एक एसेट्स 15 लाख में, 4 साल यूज किए, 6 लाख डेप्रिसिएशन चार्ज किए, तो कितना वैल्यू हो गया? 9 लाख। और ये 4 साल के अंदर एक बार रिवैल्यूएशन किए थे, लॉस आया था फर्स्ट टाइम। कितना लॉस आया था? 50। तो लेस करने के बाद आज का डेट में मेरा बुक्स में कितना वैल्यू है? एसेट्स का वैल्यू कितना? 850। लेकिन मार्केट में इसका दाम चल रहा है 11 लाख। तो कितना बढ़ गया? अरे 8,50,000 जब 11 हो गया, कितना बढ़ गया? 250। ये मेरा प्रॉफिट होगा या लॉस आएगा? मार्केट वैल्यू बढ़ गया तो प्रॉफिट आएगा। तो ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है। तो क्या इस एसेट्स पे फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं या सेकंड टाइम? सेकंड टाइम। पहले तो किए थे 50, लॉस आया था। अरे फर्स्ट रिवैल्यूएशन में लॉस आया था 50, अभी रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया 150। तो पहले लॉस था, अब क्या है? प्रॉफिट है। ये कौन सा सिचुएशन फॉलो हो रहा है? सेकंड। फर्स्ट रिवैल्यूएशन में लॉस बट सेकंड रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट। यही तो हो रहा है ना। तो एंट्री क्या लिखे? पीपी डेबिट करोगे, कितना प्रॉफिट आया? 250। तो पीपी डेबिट करोगे 250। टू पीएल कितना करोगे? ना पास्ट रिवैल्यूएशन लॉस कितना आया था? 50। तो 250 में से 50 पीएल में किए और बाकी क्रेडिट कितना करोगे? रिजर्व 2 लाख करोगे। यही तो एंट्री पास करना था। अभी भी समझ में नहीं आया? अभी भी नहीं आया तो रट लो और उसी को ये करो। तुम लोग का हैबिट है रटने का। ओके, एंट्री लिखो, जर्नल एंट्रीज। अच्छा, इंडेस में बहुत और डिटेल्स है, लेकिन उतना डिटेल समझाएगा ना तुम लोग को, हालत खराब हो जाएगा। एंट्री लिखो पीपीई डेबिट। पीपीई डेबिट बोलो तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना है? 250। अगर ये फास्ट रिवैल्यूएशन होता तो टू क्या लिखते? रिवैल्यूएशन रिजर्व। लेकिन सेकंड टाइम हो रहा है ना, तो फास्ट में क्या आया था? लॉस। तो उतना तो पीएल डेबिट किए थे, तो क्रेडिट कर दो। 2 पीएल अकाउंट। बोलो पास्ट लॉस कितना था? 50। लेकिन अभी का तो प्रॉफिट 50 से ज्यादा है। तो रिमेनिंग जो प्रॉफिट है वो कैपिटल कहां लिखोगे? रिवैल्यूएशन रिजर्व। टू रिवैल्यूएशन रिजर्व।
कितना है 2 लाख, बस ये हो जाएगा। एंट्री फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन ऑफ पीपी, एंट्री फॉर सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन ऑफ पीपीई। हो गया क्वेश्चन 4। फाइव, क्वेश्चन 5 ये बहुत, ये थोड़ा सा हटके है, कर ले, कर लेते। देखो परचेज कॉस्ट ऑफ पीपी कितना दिए 10 लाख, 19 में खरीदे थे। लाइफ कितना बोल दिए 10 इयर्स, और नो स्क्रैप वैल्यू। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा था स्ट्रेट लाइन मेथड, कब तक चार्ज किए 21 तक। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन किए, कितना में रिवैल्यूएशन किए 9 लाख। और पीपी इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशन, फिर आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कितना इयर्स लाइफ और चलेगा 6 साल। फाइंड द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस ऑन 21, तो 21 में कितना प्रॉफिट लॉस फाइंड करना है, यस लिखो। बोलो कॉस्ट कितना था, कॉस्ट ऑफ पीपीई ऑन 1419, कॉस्ट ऑफ पीपीई 1419 कितना कॉस्ट दिए 10 लाख। कितना साल यूज किए बोलो 19 से लेके 21, 19 से लेके 21, 2 साल, 2 साल किए ना, लेस एप्रिसिएशन फॉर 2 इयर्स। मेथड क्या फॉलो हो रहा था एसएलएम, तो एसएलएम में फॉर्मूला क्या, कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाय लाइफ। स्क्रैप तो 0 बोला ना, तो 10 लाख, लाइफ कितना दिए थे 10 इयर्स, स्क्रैप तो है नहीं, तो ईयरली डिप्रिसिएशन कितना 1 लाख। कितना साल का किए 2 साल, तो 2 इयर्स में कितना लेस करोगे 2 लाख। तो बोलो WDV रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1421 आ गया ना, कितना 8 लाख हो गया था। 2 साल बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करके कितना हो गया था 8 लाख। लेकिन उस दिन उसको रिवैल्यूएशन किए तो कितना हो गया 9 लाख, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाएगा ना, तो ऐड करो अपवर्ड रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट, 1 लाख बढ़ गया ना, तो रिवैल्यूएशन ऐड कर लो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना 1 लाख, 1 लाख ऐड कर लोगे तो फिर वैल्यू कितना हो जाएगा 9 लाख। आफ्टर रिवैल्यूएशन कितना हो गया बोलो, बताओ 9 लाख हो गया ना, यस। नेक्स्ट आप डेप्रिसिएशन कितना फिर चार्ज करोगे नेक्स्ट ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर लेस, डेप्रिसिएशन फॉर 2021-22, ये तो 1421 आया था, बोलो कौन सा रेट में आया था 1421 ही तो रिवैल्यूएशन किए थे। तो नेक्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन 21-22 करोगे, अब एस्टिमेशन चेंज हो रहे हैं, लाइफ कुछ चेंज हो गया ना, बोलो कितना ईयर्स बोल रहे हैं, आगे कितना दिन चलेगा और 6 ईयर्स है ना, तो ये जो 9 लाख आया इसको कितना से डिवाइड कर दोगे 6 से डिवाइड करो, अब डिप्रेशन आ जाएगा। पहले क्या किया देखना नहीं है, प्रोस्पेक्टिव बोले थे ना, तो आगे देखो बस 9 लाख पे 6 साल का डिवाइड करो, कितना 150, 150 लेस कर दो, तो कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट एंड ऑफ 22-23 मतलब 31 मार्च 22, बोलो कितना आ रहे, कितना हो जाएगा 7,50,000। ओके, इस एसेट्स का कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा 7,50,000। अब पढ़ो क्या क्या दिया, क्या क्या पूछा गया था आपसे। फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन किए थे, उसमें क्या आया था रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर किए ना 1 लाख, बोलो प्रॉफिट तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में ही तो ट्रांसफर कर। फिर बोल रहे डिप्रिसिएशन कितना 1,50,000, नेक्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन कितना हो गया 1,50,000 है ना। फिर इसमें रिजर्व में, एक्चुअली रिजर्व जो किए थे ना उसको फिर अमोटाइज किए, वो अलग बात है। और कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी कितना दे रहे हैं
750, देखो कैरिंग अमाउंट लास्ट में कितना है 7,50,000। ये सारा वर्किंग्स तो हो गया, क्लियर है या नहीं? उतना कुछ स्टाफ तो नहीं था क्या इसमें? नहीं था। अब लिखते कैरिंग अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व, कैरिंग अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व। बोलो तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना ट्रांसफर किए थे? 1 लाख। प्रॉफिट आया था कितना? अरे रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना प्रॉफिट आया था? 1 लाख ही तो आया था। कब आया था? 1/4/21 को। तो लिखो रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिजर्व ऑन 1/4/21 कितना था बोलो? अरे फास्ट रिवैल्यूएशन किए, रिजर्व आया कितना? 1 लाख आया ना। अब बोलो जब रिवैल्यूएशन किए इसके बाद डिप्रिसिएशन कैसे किए थे? आगे 6 साल लाइफ है, तो रिजर्व को भी 6 साल में अमोर्टाइज किया जाता है। तो 1 साल का अमोर्टाइज करोगे, लेस रिजर्व अमोर्टाइज्ड, रिजर्व अमोर्टाइज्ड कितना? 1 लाख को ये कितना साल का? 6। आगे तो 6 साल ही यूज होगा ना, तो ये 6 साल के लिए 1 लाख, तो ईयरली कितना हो रहा है? 1 लाख बाई 6, 6 1 6, 16,667। तो लेस करेंगे तो कैरिंग अमाउंट ऑफ रिजर्व आ जाएगा। ऊपर कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स आया था, इसमें कैरिंग अमाउंट ऑफ रिजर्व, कैरिंग अमाउंट ऑफ रिजर्व ये हो जाएगा 83,333। 2 साल होता तो 2 साल का कटते, इसमें 1 ही साल का है, तो ए हो गया आपका आंसर। देखो रिवैल्यूएशन रिजर्व में कैरिंग अमाउंट कितना दिए? 83,333, और रिजर्व अमोर्टाइज्ड कितना अमोर्टाइज किए? 16,667। ओके, एक बार लिख, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, 5 मिनट नहीं लगेगा, हो जाएगा बस। क्वेश्चन 6, कॉस्ट ऑफ पीपीई 1 लाख 1 करोड़ बिफोर 3 ईयर, 3 साल पहले इसको खरीदे थे, कितना कॉस्ट था? 1 करोड़। डेप्रिसिएशन चार्ज के 10% डिमिनिशिंग मेथड, डब्ल्यूडीबी। एट द एंड ऑफ 3rd ईयर इसका एस्टिमेट चेंज किए लाइफ। ओके, देखो कॉस्ट, कॉस्ट कितना था बोलो? 1 करोड़। कॉस्ट ऑफ पीपी कितना? 1 करोड़। कब खरीदे थे? 3 साल पहले। तो 3 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, करोगे ना? तो लेस करते जाओ। डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर क्या रेट है? 10%। कितना आएगा? 10 लाख। 1 करोड़ का 10% कितना? 10 लाख। तो कितना वैल्यू आ गया? 90,000। डिमिनिशिंग है ना, तो 3 साल करते जाओ, लेस डिप्रिसिएशन सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर फिर 10%, डिमिनिशिंग तो 9 लाख हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में 10 लाख था, 9 लाख लेस करो तो कितना? 81 लाख। थर्ड ईयर फिर कर लो, लेस डिप्रिसिएशन थर्ड ईयर 8 लाख 10। तो 3 साल का डिप्रिसिएशन लेस करोगे तो मिलेगा डब्ल्यूडीवी एंड ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर एंड में वैल्यू कितना? 72 लाख 90,000। ओके, तो एक एसेट्स 3 साल पहले खरीदे थे कितना में? 1 करोड़ में, और 10% डिमिनिशिंग बैलेंस से डिप्रिसिएशन चार्ज किए, तो 3 साल बाद कैरिंग अमाउंट बुक वैल्यू कितना हो गया? रिटन डाउन वैल्यू 72 लाख 90,000। अब बोलो, अब चेंज क्या हो रहे हैं? 3 साल बाद एस्टिमेशन में चेंज हो रहे हैं। यूजफुल लाइफ ऑफ पीपी कितना माना गया? 10 ईयर्स।
एंड डिसाइडेड टू फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड। पहले डिमिनिशिंग कर रहे थे ना, और मैंने क्या बोले थे, जब मेथड चेंज होता है हम लोग क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव करते हैं ना। तो बोलो इसका आगे लाइफ कितना ईयर्स बोला, द यूजफुल लाइफ रिमेनिंग कितना 10 ईयर्स। तो ये जो वैल्यू आया 72,90,000, इस पे डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन वाइज करोगे, स्ट्रेट लाइन करोगे ना, तो अब डिप्रिसिएशन लेस करेंगे, डिप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर का वैल्यू आ जाएगा। देखो डिप्रिसिएशन फॉर फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर तक तो हो गया था ना। अब बोलो फोर्थ ईयर में क्या रिड्यूसिंग हो रहा है या स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन तो कैसे करते, अभी वैल्यू कितना देखो 72,90,000, लेकिन एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू भी तो दे रहे हैं। कितना एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू दिए, 2,90,000 डिवाइड बाय लाइफ कितना बोल रहे हैं 10, तो ईयरली डिप्रेशन आ जाएगा फोर्थ ईयर का। तो 72,90,000 माइनस 2,90,000 70 लाख बाई 10 कितना होता है, तो फोर्थ ईयर का डिप्रिसिएशन कितना आएगा 7 लाख, और लेस करोगे WDV एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, है ना, या कैरिंग अमाउंट हो जाएगा। WDV एंड ऑफ फोर्थ ईयर ये हो जाएगा आपका 65,90,000, बस हो गया। अब देखो तो क्वेश्चन में पूछा गया था क्या, लास्ट पैरा देखो, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर एंड कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर। तो फोर्थ ईयर का डिप्रिसिएशन कितना है बोलो, अरे फोर्थ ईयर डिप्रिसिएशन 7 लाख, कैरिंग अमाउंट कितना हो गया फोर्थ ईयर एंड में इतना, यही पूछा था आपसे। तो डिप्रिसिएशन फोर्थ ईयर का 7 लाख और कैरिंग अमाउंट कितना हो गया, आंसर देखो यही दे रहे। डिप्रिसिएशन फोर्थ ईयर का कितना 7 लाख और कैरिंग अमाउंट कितना हो गया 65,90,000। ये टफ था, इजी तो था, ठीक है। ओके, तो क्या हो रहा है इसमें, मेथड या एस्टिमेशन में चेंज हो रहे हैं, चेंज तो प्रोस्पेक्टिव देखोगे, बस प्रोस्पेक्टिव से डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे, फिर वैल्यू आ गया। ओके, अब हम लोग रिवीजन में ये करेंगे, जो भी क्वेश्चंस करना हो रिवीजन में करेंगे। नेक्स्ट क्लास सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है वो शुरू हो जाएगा, होल्डिंग कंपनी, मतलब कंसोलिडेशन, नाम है कंसोलिडेशन, उसको होल्डिंग कंपनी भी बोलते हैं। तो कंसोलिडेशन क्लास शुरू करेंगे, खूब बहुत ज्यादा बोर लगेगा, लेकिन 3-4 क्वेश्चन जब सॉल्व कर लोगे ना तो मोटा मोटा